नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी 2018 के क्वेश्चन पेपर के हल करने की श्रृंखला में आज हम लोगों का तीसरा वीडियो है। और आज हम लोग 2018 के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 4 अंक का प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक दिए निर्धारित होते हैं और आपको इसकी जो शब्द सीमा है 75 शब्द तक आप लोगों को लिखना है। इसमें अपन सबसे पहले आज देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 2018 के सेट ए में सीरे से एल्कोहल का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसको हमको 2 बिंदुओं में देना है। पहला तो देना है नामांकित चित्र और दूसरा हमको देना है समीकरण। ये 2 चीजों पे हमको ज्यादा फोकस करना है बस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि हमको जो मुख्य बातें हैं उन्हीं बातों को ही लिखना है, अनावश्यक बातों को पेपर में नहीं लिखना है। तो आज जो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 11 है, सीरे से एल्कोहल निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका वर्णन करना है और उसको भी मुख्यतः हमको 2 बिंदुओं को विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है ये सीरे से एल्कोहल बनाने का नामांकित चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक हौज है, टंकी है और ये उसका उपकरण है। तो चलिए देखिए कि सबसे पहले जाने हम सीरा होता क्या है। सीरा जो होता है, जब गन्ने के रस से शक्कर का उत्पादन किया जाता है तो अंत में गाढ़ा पीले रंग का द्रव बचता है, उस द्रव को हम सीरा बोलते हैं। ठीक है, तो सीरे से अब हमको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है, एथिल एल्कोहल बनाना है। तो ये जो सीरा होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो इस सुक्रोज का जो है एल्कोहल में उत्पादन करने के लिए हम किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि को हम बोलते हैं किण्वन विधि, क्योंकि इस विधि में किण्वन होने वाला है ना, किण्वन कराएंगे हम। तो देखिए क्या होता है कि इस विधि में हम क्या करते हैं, सीरे को सबसे पहले तो पानी मिलाकर उसको तनु कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीरा जो होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि वो 8 से 10% तक तनु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरे और पानी को मिलाकर एक हौज में इसको डाल देते हैं। ये हौज में यहाँ से जो है इस पूरे पानी और सीरे को मिला के हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट जो होता है एक प्रकार का फफूंद होता है जो कि किण्वन की क्रिया के लिए सहायक होता है। ईस्ट से जो होता है इन्वर्टेज और जाइमेज नाम के 2 एंजाइम का उत्पादन होता है, जो आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि उसका क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, ईस्ट के साथ मिलाकर हम क्या सीरा, पानी और ईस्ट को मिलाकर हम इस टंकी में डाल देंगे। देखिए ध्यान से। ठीक है, इस टंकी में और हमको क्या डालना है? अमोनियम सल्फेट और H2SO4, ये 2 चीजें और मिला देना है इसमें। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ईस्ट की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। कौन कौन? अमोनियम सल्फेट और H2SO4 जो होता है वो ईस्ट की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर साथ में सीरा और पानी का जो मिश्रण था उसको मिलाकर हम उसको किण्वन कक्ष में भेज देते हैं। किण्वन कक्ष का जो तापमान होता है लगभग 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होगी किण्वन की प्रक्रिया, और यहाँ पर ये पूरा जो मटेरियल है 2 से 3 दिन के लिए रहता है। क्लियर है? जब पूरे 2 से 3 दिन तक यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया होती है तो देखिए 2 अभिक्रियाएं होती है मुख्य रूप से। सबसे पहला अभिक्रिया सुक्रोज, मैं आपको बताया कि बहुत अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है सीरे में। सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज है ना। और पानी हमने पहले से मिलाया है। इसमें एक एंजाइम देखो इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज एंजाइम कौन उत्पन्न करता है? ईस्ट उत्पन्न करता है। इन्वर्टेज क्या करता है? इस सुक्रोज को 2 भागों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभक्त कर देता है। क्लियर है? पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, ये जो ग्लूकोज और ये जो फ्रक्टोज बनता है, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दूसरा एक और एंजाइम होता है जिसको कि जाइमेज बोलते हैं, ये भी कौन उत्पन्न करता है? ईस्ट उत्पन्न करता है। तो ईस्ट के कार्य क्या है यहाँ पे? इन्वर्टेज और जाइमेज का उत्पन्न करना है ना। तो जाइमेज क्या करता है? इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। क्लियर है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत अधिक बुदबुदाहट के साथ निकलती है, और यहाँ से देख रहे हो आप इस टंकी के ऊपर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और जो एथिल एल्कोहल बनती है वो एथिल एल्कोहल आगे ये प्रभाजी स्तंभ वाले कक्ष में चली जाती है। यहाँ पर ये वाष्प के रूप में हमें एथिल एल्कोहल इस पॉइंट से मिलता है, जो कि लगभग 90% तक शुद्ध होता है। क्लियर है? तो पूरी बातें एक बार समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो मुख्य रूप से हमको नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित चित्र है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा। 4 अंक का प्रश्न है ना। दूसरा चीज समीकरण, तो 2 मुख्य समीकरण है। पहला क्या है?
सुक्रोज को किस में बदलना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना। कौन बदलता है, इन्वर्टेज बदलता है, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो ये दो मुख्य समीकरण आपको याद रखना है और ये चित्र आपको बनना चाहिए। साथ साथ जो वर्णन है वो आप 2-4 लाइनों में, 2-3 लाइनों में इन वर्णन को करेंगे, तब आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं उस डाउट को और क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 क्या है, आक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। इसमें भी हमको कितने अंतर लिखने के लिए बोला गया है, 4 अंक का है तो कितने अंतर लिखने के लिए बोला गया है यहाँ पे 4। तो हमको 4 अंतर लिखना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो कभी भी मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि कभी भी जब आप किसी प्रश्न में अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न करते हैं तो उसे आप ऐसे बिंदुवार बांट लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि हम आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन क्या है, पहले इस पर अपन हल्का सा चर्चा करें। आक्सी श्वसन का मतलब क्या है, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है उसे हम क्या कहते हैं, आक्सी श्वसन कहते हैं। और वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, अर्थात बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन होती है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन बोलते हैं। हमको इन दोनों श्वसनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए हम कौन कौन से बिंदु ले रहे हैं। पहला, O2 की उपस्थिति, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, अंतिम उत्पाद एटीपी और अभिक्रिया का स्थल, 5 पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। ऐसे जब भी कभी आप बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको आगे लिखने में आसानी होगा। साथ साथ एक अच्छा जो जांचने वाला होता है, जो शिक्षक होते हैं उनको लगता है कि हाँ इनको पॉइंट टू पॉइंट पूरी बातें मालूम है ना, गप इसने जो है किसी भी प्रकार का जो है अनावश्यक बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो सीधी सी बात है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये होती है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। दूसरा, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, ध्यान रखेंगे जब भी कभी ऑक्सी श्वसन होगा तो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है और इसमें पूर्ण रूप से नहीं होता, अपूर्ण रूप से होता है अनाक्सी श्वसन में। क्लियर है। तीसरा, अंतिम उत्पाद, ठीक है। ऑक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। क्लियर है। हम जब भी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, वाष्प निकलता है ना। तो हम हमारे द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, कौन सी श्वसन की प्रक्रिया है, ऑक्सी श्वसन। इसीलिए हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को अपने शरीर के भीतर लेते हैं, है ना। जबकि अनाक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो एथिल अल्कोहल है ना, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कई बार जनरली एथिल अल्कोहल बनता है, कुछ में लैक्टिक अम्ल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इस क्रिया में निकलती है। क्लियर है। तो अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अनाक्सी श्वसन किसमें होता है। तो जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था ईस्ट वाला, है ना, वहां पे एथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ, तो वो एक अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो एक अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया है। आगे देखिए, एटीपी के अणु, ठीक है। जब भी कभी ऑक्सी श्वसन होगा तो एटीपी के 38 अणु बनेंगे। क्लियर है। और अनाक्सी श्वसन में एटीपी के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। ये 2 एटीपी प्राप्त होगा, इसमें 38 एटीपी प्राप्त होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है इसलिए ज्यादा एटीपी मिलता है। क्लियर है। जबकि इसमें अपूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है इसलिए कम एटीपी मिलता है। क्लियर है। 38 और 2 याद रखिए। अभिक्रिया का स्थल मतलब कोशिका में कहां पर यह अभिक्रिया होती है ना, तो याद रखेंगे ऑक्सी श्वसन, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों ही जगह में मिलाकर होती है। जीव द्रव्य में कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया किसमें होती है, जीव द्रव्य में होती है। क्लियर है यहां तक। तो ये 5 पॉइंट है O2 की। अब देखो, अब आप लोग अगर ऐसा याद करेंगे तो आपको दोबारा इसको ज्यादा याद करने के लिए ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसी को पढ़े। O2 की उपस्थिति इसमें होती है, इसमें नहीं होती। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है। अंतिम उत्पाद CO2 और पानी, इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और CO2।
एटीपी के अणु, इसमें 38 एटीपी बनते हैं, उसमें 2 एटीपी बनता है। अभिक्रिया का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया प्लस जीवद्रव्य, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का जो प्रश्न था वो दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 सेट ए 2018 का, है ना। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। चलिए आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्लियर है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप लोगों ने जरूर मेंडल के नियम पढ़े होंगे, है ना। तो मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता से संबंधित या आनुवांशिकी से संबंधित 3 नियम दिए थे, है ना। उन नियमों के आधार पे हम इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। एक उदाहरण मैं आप लोग को पहले दे रहा हूं, उदाहरण से आप समझ जाइए, फिर मैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की परिभाषा आपको बताऊंगा। मेंडल ने अपने एक प्रयोग में गोल और पीले मटर के बीच, देखिए आर आर और वाई वाई, ये बताता है कि मटर का बीज जो है गोल है और पीला है, ठीक है। दूसरी तरफ एक और प्रकार का मटर है जो आर आर वाई वाई स्मॉल में है, ये हरा और चपटा है। क्लियर है? इन दोनों पीढ़ियों के बीच, इन दोनों मटर के पौधों के बीच में संकरण करा दिया, है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, संकरण हो गया, ठीक है। संकरण के पश्चात जब F1 पीढ़ी आई, मतलब इन दोनों पौधों के संकरण के पश्चात जो नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी का जो बीज था वो, उसका जो आकृति कैसा था, गोल था और पीला था, फिनोटाइप्स, है ना। और उसका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, हम देखते हैं कि एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, मतलब कि यहां पर देखिए कि कुछ गुण यहां से और कुछ गुण यहां से मिलकर बना हुआ है। परंतु हम क्या देखते हैं कि F1 जनरेशन में कौन सी जो गुण है वो प्रभावी हुआ, गोल वाला और पीला वाला, ये वाला गुण जो है वो प्रभावी हुआ। और ये वाला गुण हरा और चपटा वाला जो गुण देख रहे हैं आप जीनोटाइप पे है, परंतु वो प्रकट नहीं हुआ इस पीढ़ी में। हो सकता है कि अगली पीढ़ी में वो प्रकट होगा। तो ये इस प्रकार का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, वो लक्षण क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, है ना। और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, वे लक्षण जो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, इन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। उदाहरण आप मटर का बीज का उदाहरण ले लेंगे और ये वाला जो डायग्राम है आप बनाकर आएंगे, आपको 4 में से 4 नंबर, पूरे 4 में से 4 नंबर आपको इस प्रश्न में मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न नंबर 13 भी पूर्ण हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 14, 4 नंबर के प्रश्नों के जो में से अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। यहां पर देखिए एक सारणी दिया हुआ प्रश्न दिया है, देखिए कुछ पदार्थों के नाम एवं उनके पीएच मान सारणी में दिए गए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सारणी आपको क्वेश्चन पेपर में बना बनाया मिलेगा, आपको इस प्रकार से सारणी मिला हुआ है ना। और इस सारणी में कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए हुए हैं, है ना। पीएच मान मतलब अम्ल एवं क्षार से संबंधित है प्रश्न, ठीक है। तो देखो दिया है कि खाने का सोडा पीएच वैल्यू कितना दिया, 8.2, नींबू का रस 2.2, पानी 7.0 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13, ठीक है। अब इसमें संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए 4 नंबर का है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं छोटे छोटे। किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, अब आपको यह बताना है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है। क्लियर है, तो हम क्या जानते हैं कि पीएच स्केल में जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है ना। यहाँ पर देखें 7 से अधिक कौन कौन से पदार्थ है, एक तो 13 मतलब कौन, NaOH और खाने का सोडा। तो ये दोनों के दोनों की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, खाने के सोडा की और NaOH की प्रकृति क्षारीय है। प्रश्न 1 हो गया। किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, तो पीएच स्केल में जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता जाता है वो अम्लीय होता है। तो 7 से कम वाला कौन है, केवल एक ही पदार्थ है, कौन, नींबू का रस। तो किसकी प्रकृति अम्लीय है, नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 3, किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है, तो पीएच स्केल में जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो कौन है 7 में, पानी।
क्लियर है? अब आखिरी क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है? जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना बढ़ता चला जाएगा, जिसका जितना पीएच मान होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है? 13.0 किसका है? NaOH का है। तो सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ कौन है? NaOH है। तो इस प्रकार से ये हमारा 4 नंबर का जो प्रश्न था, ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूं आज के वीडियो से आपको जो प्रश्न बताया हूं मैं, उसे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी मेहनत करना पड़ता है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। जितने भी विद्यार्थी 10th के हैं, इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद यदि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हम वीडियो को देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, या इसकी वीडियो में इस चीज को ऐड कर दीजिए, ये कमी है, अगर ऐसे आप अगर कोई कुछ बातें अगर लिखते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे चल के और अच्छे से वीडियो को बनाऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे या देखकर भी आप अनदेखा करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके हौसला गिरता चला जाएगा। हाँ खैर, मेरा तो काम पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, भले 2 बच्चे देखें, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर देखें और उसका फायदा लें, ठीक है? तो इतना कहकर आज का जो हमारा क्लास है अपन खत्म करते हैं और मैं समझता हूँ आप लोग मजे से इस वीडियो को देखेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।